दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। जनहित में सबसे पहले बात आज उस चिड़िया की करेंगे जो आज से कई साल पहले पेड़ से उड़ गई थी और उड़कर इतनी दूर चली गई थी कि उसका दिखना ही बंद हो गया था, मुश्किल हो गया था। लेकिन अब देश में बाकायदा एक कानून बनाकर इस चिड़िया को वापस डाल पर बिठाने की कोशिश शुरू की गई है। जानते हैं आप इस चिड़िया का नाम क्या है? इस चिड़िया को तमिल में कहते हैं नीतिकुकुल, बांग्ला में कहते हैं नैतिकोता, अंग्रेजी में इसके दो नाम हैं, एथिक्स और मोरालिटी, और हिंदी में इसे कहते हैं नैतिकता। सोने की चिड़िया का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन नैतिकता की चिड़िया हमारी राजनीति से कब की उड़ चुकी थी। वर्तमान के कई किस्से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। 1956 में हुए एक रेल हादसे में 112 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मंजूर नहीं किया। 3 महीने बाद एक और रेल हादसा जिसमें 114 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने फिर इस्तीफा दे दिया, मंजूर भी करवाया था। ये उनकी नैतिकता थी। साल 1987 में रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले पर जांच बिठा दी। कांग्रेस का दबाव था कि ऐसा वो ना करें, लेकिन घोटाला उन्हीं के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, तो फैसले से वो पीछे नहीं हटे। नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। बाद में जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। 1988 में केरल में एक ट्रेन नदी में जा गिरी, 100 लोग मारे गए। माधवराव सिंधिया ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी ने रोक लिया था। 1993 में वो उड्डयन मंत्री थे, एक प्लेन क्रैश हो गया। नैतिकता के बाद उसको सबसे ऊपर रखा और नैतिकता का पालन करते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया। 1996 में लालकृष्ण आडवाणी का नाम हवाला डायरी केस में आया। सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और कसम भी खा ली कि जब तक निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 साल बाद जब दामन पर लगे दाग हटे तब कहीं जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। नैतिकता की चिड़िया डाल पर जमी हुई थी। लेकिन राजनीति में समय के साथ सैंपल भी बदलते गए। देश ने पिछले दिनों हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के रूप में 2 मुख्यमंत्री देखे और दोनों की नैतिकता का विरोधाभास भी देखा। सोरेन ने जेल जाने से पहले नैतिकता को रिचार्ज कराया और इस्तीफा देकर ही जेल गए, लेकिन केजरीवाल ने नैतिकता का टॉपअप कराना जरूरी नहीं समझा। परंपराओं को पलटते हुए जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। तिहाड़ की सलाखों में रहकर भी सीएम की उपाधि का पूरा सुख भोगा और ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी बने जिन्होंने नैतिकता को ताक पर रखकर अपनी राजनीति की। ये वो अरविंद केजरीवाल थे जो शुचिता की बात करते हुए पॉलिटिक्स में आए थे। ये तो था इस खबर का स्टार्टर। अब आपको इसका मेन कोर्स परोस देती हूं, विस्तार से देती हूं जानकारी। राजनीति में नैतिकता नाम की जो चिड़िया लुप्त हो रही थी, उसे वापस पेड़ पर बिठाने के लिए मोदी सरकार आज संसद में एक कानून का ड्राफ्ट लेकर आई। इसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, लेकिन बिल पेश होते ही विपक्षी दलों पर मानो विपत्ति आ गई हो। अमित शाह जब बिल पढ़ रहे थे तो विपक्ष की ओर से ड्राफ्ट को फाड़कर उनके ऊपर उछाल दिया गया। विपक्ष के कई सांसद वेल में भी आ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई, शिकायत भी आई। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम बिल पर विपक्ष का व्यवहार आपको दिखाते हैं, फिर आपको विपत्ति के कारण भी गिनाएंगे। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। हम पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं बात है। वो हमारा 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। कोई 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। 2 एमपी को गाँव में हाथ दे
लड़ाई मैन हैंडलिंग की और धक्का मुक्की। रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया। सदन के भीतर की तस्वीर आपने देख ली और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर भी आपने सुन लिए। अब देखें बिल में ऐसा क्या है जो विपक्ष बुरा मान गया और जिसमें उसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ी बला आती हुई नजर आ रही है। अब उसके बारे में एक एक करके देते हैं आपको जानकारी। दरअसल 130वां संविधान संशोधन बिल कहता है प्रधानमंत्री या मंत्री 30 दिन गिरफ्तार रहते हैं तो फिर उनकी कुर्सी खुद छिन जाएगी। ऐसे ही मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों का पद भी 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद 31वें दिन छिन जाएगा। यानी 30 दिन गिरफ्तारी पर भी इस्तीफा अगर नहीं दिया नैतिकता को मानते हुए तो 31वें दिन इंतजार नहीं किया जाएगा, वो खुद ही पदमुक्त हो जाएंगे। यह नियम उन मामलों में लागू होगा जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा वाली धाराएं लगी हों। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी, ये दोबारा रिपीट ना हो, कुछ यही भाव साफ दिखाई देता है मोदी सरकार के इस नए बिल में। क्योंकि जितने नामों की मैंने आपको जानकारी दी है, दरअसल नैतिकता के तमाम मानदंडों को धता बताते हुए ये लोग जेल के भीतर से ही अपना राजकाज चलाने की कोशिश में लगे रहे। केजरीवाल जेल जाकर भी 5 महीने सीएम बने हुए थे। सिसोदिया ने जरूर जेल जाने के 2 दिन के बाद ही मंत्री पद छोड़ दिया था, हालांकि उस समय उनके पास 18 मंत्रालय थे। सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा देने में 9 महीने लगा दिए थे। यह आम आदमी पार्टी की बात हुई। उधर तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी ने भी अपनी नैतिकता को जगाने और मंत्री पद छोड़ने में पूरे 8 महीने लगा दिए थे। लेकिन ऐसे मामलों में अब इस्तीफे के विशेष आग्रह की जरूरत नहीं होगी। इधर जेल जाना हुआ और उधर उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई। करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता हमें? हालांकि इस कानून में ऐसा नहीं है कि जो मंत्री जेल गया वो रिहा होने के बाद दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। ये कानून उस कानून से अलग है जिसमें लालू यादव समेत 2500 नेता सजा भुगत रहे हैं, जिसमें 6 साल का राजनीतिक वनवास भी है। सरकार का कहना है कि इस बिल से लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत होगी। प्रधानमंत्री से मंत्री तक सब दायरे में होंगे तो बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस बिल में बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। विपक्ष के अंदेशों को सरल शब्दों में कहें तो उसे लगता है सरकार विपक्ष को इस कानून के जरिए डराएगी, नया कानून बनाकर एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। बीजेपी जिन से चुनाव हार जाएगी उनसे चुन चुनकर वो बदला लेगी। विपक्षी नेताओं को साजिश के तहत जेलों में ठूंसा जाएगा। विरोधियों को जेल भेजकर उनकी सरकारें अस्थिर की जाएंगी। हमने विपक्ष की तमाम आशंकाओं का अनुमान लगाने की कोशिश की है। हो सकता है उनका डर यह हो कि कल को अगर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएं तो ऐसा ना हो कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के नाम पर इस कानून के जरिए उनकी कुर्सी छीन ली जाए। कहीं हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग में फिर से जेल ना भेज दिया जाए और कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे कर्नाटक में डीके शिवकुमार और कैश फॉर वोट में 2015 से घिरे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भी देर सबेर ये औजार ना आजमाया जाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी बिल्कुल राजाओं जैसा बर्ताव कर रही है। विपक्षी दलों की सारी आपत्तियां, सारी आशंकाएं सुने जो इस कानून को लेकर उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर जताई हैं। We are going back to medieval times when
the king could just remove anybody at will. He doesn't like your face, so he tells ED, democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. There should be rule of law, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill would empower the unelected executive and bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। आरोप प्रत्यारोप आपने देख लिया है। उसको आगे ले जाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि ये बिल तो सुपर इमरजेंसी से भी आगे की चीज है और ये तो इस देश में लोकतंत्र और न्यायपालिका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश है। इस पर बीजेपी और एनडीए का क्या कहना है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले इस बिल की कुछ और जरूरी जानकारी आप ले लें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक नाम से ही स्पष्ट है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है, यानी ये तभी कानून बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पास हो। इसके अलावा देश के 50% यानी 16 राज्यों की विधानसभा से भी इसे पास होना जरूरी है। सरकार के पास राज्यों से पास कराने का तो बंदोबस्त है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में उसे भी विपक्षी दलों से ही समर्थन जुगाड़ना पड़ेगा। अभी यह बिल जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसमें इसे और तराशा संवारा जाएगा। इस जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। मैं नहीं बता सकती कि यह समर्थन किस हद तक मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद और बड़े नेता शशि थरूर को आपको जरूर सुनना चाहिए। know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. इसके बाद थरूर ने एक सोशल पोस्ट भी की जिसमें लिखा कि यह बिल मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। यानी कि उनकी ओर से बिल की शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि यह बिल बिल्कुल ठीक है। अब बिल के विरोध पर बीजेपी और एनडीए को भी सुने, जिसका कहना है कि विपक्ष की दाढ़ी में तिनका आज फिर दिख गया है। बिल का विरोध करके विपक्ष ने खुद ही बता दिया है कि भ्रष्टाचार करने और उसके बाद कुर्सी से चिपके रहने का चांस वो बनाए रखना चाहता है और देश इस बात को देख रहा है, समझ भी रहा है। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। और इस वक्त एक अपडेट आपको दे दें, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री संतोष लाड ने भी इस बिल को बहुत अच्छा बताया है। कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष ने बिल का जो विरोध कर दिया है वो बिहार चुनाव में किस नैरेटिव के साथ अब आगे बढ़ेगा। हम भी खबरों में आगे बढ़ते हैं और लेकर आते हैं आपको राजधानी दिल्ली। बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की करेंगे। आज की बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ। 13 घंटे बीत चुके हैं, सवाल अब भी कायम है कि दिल्ली की सीएम के ऊपर आज सुबह यह हमला क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में कुत्तों को शेल्टर होम भेजने से नाराज आरोपी ने हमला किया, ये वजह है? क्या वास्तव में ये बात सच हो सकती है या असल साजिश से ध्यान हटाने के लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है?
क्योंकि अगर नाराजगी कुत्तों को लेकर थी तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करता, एमसीडी के सामने धरना देता, लेकिन उसने टारगेट किसको किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो कि इस पूरे विवाद में किरदार भी नहीं है। तो क्या कुत्ते वाली थ्योरी सिर्फ जांच की दिशा को भटकाने के लिए है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कर लिया है। अब इस कांड को लेकर दो तरह की थ्योरी सामने आई हैं। पहले यह कि आरोपी अपने किसी रिश्तेदार को जेल से छुड़वाने की पैरवी लेकर पहुंचा था। दूसरी ये कि आरोपी कुत्ता प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के कुत्ताबंदी वाले फैसले से वो नाराज था, इसी वजह से उसने सीएम पर हमला कर दिया। पुलिस इन दोनों थ्योरी की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में क्या क्या जानकारी सामने आती है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आज सुबह की पूरी घटना कैसे हुई है अब वो जान लीजिए। दरअसल आज सुबह का वक्त था, सुबह के 8 बजे थे। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान पर आरोपी शिकायत देने के लिए पब्लिक वाली लाइन में लगा हुआ था, अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। अपने आगे के फरियादी को पीछे कर वो मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा था। कागज देने के बहाने सीएम को उसने धक्का दिया, जिससे वो गिर गई। हमलावर ने जमीन पर गिराने के बाद सीएम के बाल भी पकड़ रखे थे, ये जानकारी सामने आई है। इतना सब कुछ चंद सेकेंड में हो गया। लोग जब तक समझ पाते अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने आरोपी राजेश को पकड़ लिया, पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पहली तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। कुछ चश्मदीदों से हमारी टीम ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ देखा है अपनी आंखों से, देखिए। मैडम जैसे ही आई, जब मुलाकात करनी शुरू करी और तुरंत उनके ऊपर किसी ने एकदम हमला कर दिया और एकदम से थप्पड़ वगैरह मारा, बाल वगैरह खींचा और जमीन में दे करके मारा। आपके सामने हुआ? हाँ बिल्कुल वही। सबसे वो एकांत में मिलती है तो ये तो नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, लेकिन उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, लेकिन थप्पड़ की भी आवाज़ आई। क्योंकि सब वहाँ पे अपना काम कर रहे होते तो कोई बैठता नहीं है साथ में। पुलिस वालों ने इंस्टेंट उठा लिया उसको। जो उनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने उसको उठा के बाहर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के जख्मी होने की वजह से शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई। हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को सीएम हाउस में जन सुनवाई करती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, आज का वीडियो सामने नहीं आया है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री जन सुनवाई में लोगों से शिकायत सुन रही होंगी और उसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया गया। सीएम हाउस में ही डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री का चेकअप किया। उन्हें कंधे, कमर और सिर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि टेबल के हिस्से से उनका सिर टकराया था। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। सुबह घटना की जानकारी जैसे ही बीजेपी के नेताओं को मिली, वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम पर हुए हमले की जानकारी मीडिया से साझा की। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। एबीपी न्यूज को पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आरोपी ने जन सुनवाई के पुराने वीडियो देख रखे थे, जिसकी वजह से उसे वहां के चप्पे चप्पे का पूरा अंदाजा था। सवाल यह है कि क्या राजेश पूरी प्लानिंग करके ही गुजरात से दिल्ली आया था? यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस को आरोपी राजेश की प्लानिंग के कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। कल सुबह का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जो कि सीएम के शालीमार बाग वाले घर का है। इस वीडियो में आरोपी रिक्शा से उतरता है, पैसे देता है और फिर रेकी शुरू कर देता है। कुछ देर तक मोबाइल पर बात करता हुआ भी नजर आता है और फिर उसी मोबाइल से सीएम के घर के आसपास का वीडियो शूट करता है। सुबह 10:53 का यह वीडियो बताया जा रहा है। इसके बाद आरोपी राजेश ने क्या किया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उसकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। हमने भी आरोपी के बारे में जानकारी हासिल की है और उसके मुताबिक आरोपी राजेश एक हिस्ट्री शीटर है। गुजरात में उसके खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। शराब का धंधा करने, मारपीट, हथियार रखने जैसे मामलों में आरोपी है।
एबीपी न्यूज की टीम ने राजकोट में राजेश सकारिया का घर खोज निकाला। ये उसी राजेश का घर है। आरोपी की मां और आसपास के लोगों ने बताया है कि राजेश कुत्ता प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो नाराज चल रहा था। इसी को लेकर वो दिल्ली गया। परिवार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता है। પશુ પંખી કૂતરા ગાયને રોટલા આપે, કૂતરા ગાયની કુંડીઓ સાફ કરે, પાણી પાય, એવું બધું એને વધારે ના બીમારી કોઈ વસ્તુ દવા નથી, પણ સ્વભાવ એનો તો ખારો છે। મહેરબાની કરો કે અમારા ઉપર, અમે તો ગરીબ માણસો છે, જો પૈસા નથી, માણા નથી અમારી પાસે, કમાવાળો એક છે, એટલે હાથ જોડીને હું કહું છું કે તમે। यकीनन परिवार वालों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जिससे थप्पड़ मारा है वो तो अपने गुनाह की सजा भुगतेगा। एक मुख्यमंत्री को बिना किसी डर के थप्पड़ मारने पहुंच गया ये आदमी। किस सनकपन से सवार था या फिर कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है? दर्शकों को फिलहाल बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद समाज दो हिस्सों में बटा दिखा। कुत्ता प्रेमी फैसले के विरोध में हैं, आंदोलन चला रहे हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो आवारा कुत्तों की वजह से चोटिल हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल कहानी में ट्विस्ट भी है, और ट्विस्ट यह है कि पुलिस को ना तो कुत्ते वाली थ्योरी पर यकीन है, ना ही आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में है। सवाल यह है कि दिल्ली की सीएम पर हमला किसी बड़ी प्लानिंग का पार्ट तो नहीं था। पुलिस सूत्रों की माने तो उनकी जांच का एक एंगल ये भी है, हमले में कहीं कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। पूरे मामले को देखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वैसे भारतीय राजनीति में विरोध के लिए थप्पड़, हाथापाई, स्याही, जूता कांड कोई नया नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले पिछले कुछ सालों में सामने आए। आज जब रेखा गुप्ता के साथ हाथापाई और मारपीट की घटना हुई तो सोशल मीडिया पर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्टंट जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले में निंदा से कहीं ज्यादा चिंता करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति के भीतर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो सुरक्षा को धता बताकर सीएम पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पुलिस हर एंगल को जांचने में, खंगालने में लगी हुई है। विरोध का ये तरीका किसी भी वजह से हो अपराध है। अब आगे बढ़ते हुए आपको देश दुनिया में विरोध की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं। साल 2008 में इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता उछाला गया था। भारत में विरोध के तौर पर जूता फेंकने की पहली घटना 2009 में हुई, जब पी चिदम्बरम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका गया। बाद में जूता फेंकने वाले आम आदमी पार्टी से विधायक तक बन गए थे। थप्पड़ और स्याही से सबसे ज्यादा निशाना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बनाया गया। 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उन पर दिल्ली में हमला हुआ, थप्पड़ मारा गया। वाराणसी, बीकानेर जैसे शहरों में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर स्याही भी फेंकी गई। अभी इसी महीने यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हमला किया गया, थप्पड़ मारा गया। इसके अलावा दर्जनों और भी घटनाएं हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया है, विरोध के नाम पर हमले किए गए। वैसे सच्चाई यह भी है कि विरोधी दल पर जब हमला होता है तो एक पक्ष का रुख कुछ और होता है, और जब उस पक्ष पर हमला होता है तो फिर दूसरे, यानी कि राजनीति का चरित्र इस मुद्दे पर, इस संगीन मुद्दे पर भी एक जैसा नजर नहीं आता है। फिलहाल अब दिल्ली के सीएम के ऊपर किए गए हमले के पीछे की वजह क्या है, आरोपी क्या चाहता था, जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। राजधानी दिल्ली से अब लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की दोस्ती की पहली परीक्षा थी, लेकिन इस दोस्ती का नतीजा आप जानते हैं क्या रहा? शून्य। राज और उद्धव दोनों मिलकर जीरो। दोनों ने मराठी अस्मिता के नाम पर एक दूसरे का हाथ थामा था, लेकिन जिस चुनाव से दोनों के कार्यकर्ताओं को ताकत मिलने वाली थी, उस चुनाव में उनके उम्मीदवार धूल चाट गए। विरोधियों ने धूल चटा दी, खाता तक नहीं खोल पाए। महाराष्ट्र की राजनीति में राज और उद्धव की हार वायरल है। 5 जुलाई को जब दोनों भाई एक साथ आए तो पॉलिटिकल पंडितों ने महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन पहले ही सियासी प्रयोग में दोनों भाई की दोस्ती का रिजल्ट जीरो आ गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में अपना अस्तित्व बचाने के लिए हाथ मिलाया है, लेकिन एक छोटे से चुनाव में दोनों भाई फेल हो गए। चुनाव
बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का था। पहले इस रिजल्ट पर नजर डालिए, फिर इस चुनाव के बारे में बताएंगे। निर्दलीय शशांक राव पैनल को 14 सीटों पर जीत मिली है। महायुति के सहकार समृद्धि पैनल को 7 सीटें मिली, जबकि ठाकरे बंधुओं के उत्कर्ष पैनल का खाता तक नहीं खुला। जबकि पिछले 9 सालों से ठाकरे गुट का बेस्ट पर दबदबा था। जो कामगारों के लिए, जो लोगों के लिए काम करेगा, उसको लोग और कामगार चुन के देंगे। जो कितना ही बड़ा ब्रांड, क्योंकि ब्रांड ये लोग और कामगार ब्रांड बनाते हैं आपको, अगर आप उनके हित में नहीं काम करेंगे तो वही लोग आपका ब्रांड खत्म करेंगे। बेस्ट के चुनाव में जो वोटर थे वो शुद्ध मराठी थे, लेकिन रिजल्ट बताता है कि इन वोटरों का समर्थन उग्र मराठा राजनीति करने वाले ठाकरे बंधु पूरी तरह से खो चुके हैं। बेस्ट के चुनाव में 35 डिपो के 15,093 वोटर्स थे। 18 अगस्त को कुल 12,360 कर्मचारियों ने वोट डाले। एक तरीके से देखें तो मराठा राजनीति के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह था। तमाम एक्सपर्ट्स ये अनुमान जता रहे थे कि ठाकरे बंधु का पैनल मुख्य लड़ाई में रहेगा, लेकिन हो गया उल्टा। इनको जो लगता है कि मुंबई मतलब ठाकरे, मुंबई मतलब उद्धव ठाकरे, मुंबई मतलब आदित्य ठाकरे, अब इन लोगों को ये चीजें भूलनी चाहिए। ना पत रही ना पेड़ी रही। अब आने वाले दिनों में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब ठाकरे बंधुओं को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि भाईचारा काम आता दिख नहीं रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब ऑनलाइन सट्टे का गेम ओवर। जी हां, भारत सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा, आपके परिवार से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला है ऑनलाइन गेमिंग का। देश और दुनिया में इन दिनों ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी का चलन तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में आपके आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम्स के लिए क्राइम करने लगे थे, पैसे के लिए घर वालों की हत्या तक करने लगे थे। किसी ने गेम्स के जाल में फंसकर जान दे दी, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। और तो और बाकायदा देश के अलग अलग इलाकों में फर्जी ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी का रैकेट चलाया जा रहा था। गेम्स के जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए ठगने वाले गैंग सक्रिय थे। सरकार ने देश में पैसे वाले तमाम ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। टीम बनाकर पैसे जीतने वाले गेम्स भी इसके दायरे में आ गए हैं, यानी जो भी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स है उसे बैन कर दिया गया है। पैसे के लिए श्रीगंगानगर में पोते ने की 80 साल की दादी की हत्या। यूपी के बागपत में ऑनलाइन गेम्स की लत वाला बच्चा अस्पताल में भर्ती। इटावा में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने पर सितारों को ईडी का नोटिस। पिछले कुछ दिनों की ये खबरें हैं और हर खबर में जो बात कॉमन है वो है ऑनलाइन गेम या गेमिंग ऐप। अब भारत सरकार ने तय कर लिया है कि देश में इस तरह के गेम पर रोक रहेगी। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। Ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था और सरकार ने बिल पेश किया और पास भी कराया। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। इस फैसले के जरिए सरकार की मंशा अब देश में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ाने की है। कानून बनने के बाद अगर कोई मनी गेम चलाता है तो 3 साल तक जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों। अगर कोई इसका विज्ञापन करता है तो 2 साल तक जेल या 50 लाख का जुर्माना या दोनों। अगर कोई पैसा ट्रांसफर कराता है तो 3 साल तक जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों। अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो कंपनी और उसके जिम्मेदार अधिकारी दोनों पर केस होगा। सरकार के आदेश न मानने पर 10 लाख तक जुर्माना या लाइसेंस रद्द होगा।
खास बात यह है कि ऑनलाइन मनी गेम चलाना और पैसा ट्रांसफर करना गंभीर अपराध माना जाएगा और इन मामलों में जमानत नहीं मिलेगी। ये कानून पूरे देश में लागू होगा। इस कानून के तहत अब अगर विदेश से भी ऐसी एप्लीकेशंस चलाई जा रही हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी पैसा लगाते हैं तो वो भी इसकी जद में आ जाएंगे। बात की जाए इस कानून की तो इस कानून की जद में ड्रीम 11, रमी और पोकर जैसे गेम्स भी आएंगे। सरकार का मानना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत के शिकार हो चुके हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इस गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग और संगठन सरकार के फैसले के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। 2029 तक इस इंडस्ट्री के 80,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। 2 लाख लोग गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देश में 1000 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं। इनमें ड्रीम 11 गेम्स, 24/7, विंजो गेम्स क्राफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। देश के खजाने में से हर साल 20 से 25,000 करोड़ रुपए आ रहा है। इस प्रतिबंध का असर विज्ञापन और तकनीकी बाजार पर भी होगा। भारत में हर साल करीब 49 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इस गेमिंग इंडस्ट्री के उभरने का श्रेय इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और मोबाइल डेटा की घटती कीमतों को दिया जाता है। जाहिर है इसका फायदा और नुकसान दोनों है, लेकिन सरकार आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, देशवासियों के हित में सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, जैसा कि सरकार के दावे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहचान हाईवे मैन ऑफ इंडिया की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो टोल को लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रोल होते रहते हैं। और अब यह मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है। कोर्ट ने आज जो अहम आदेश दिया है उसको जानने से पहले इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर जो मीम्स बन रहे हैं उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। किसी ने मीम्स में लिखा है, पंछी नदियां पवन के झोंके, सिर्फ मेरा टोल उन्हें रोके। आगे टोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बनवा दूंगा। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना, मगर टोल टैक्स देते हुए जाना। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो, हर रोड पर टोल आवे, भरे चलो भरे चलो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, गड्ढों में चल के कटेंगे टोल 1000 के। ये तमाम मीम्स हैं जो बॉलीवुड के गानों पर बनाए गए हैं। यह आप दर्शकों के मन की भावनाएं हैं, आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने बनाए हैं, जिसे हमने आज अपनी बुलेटिन में शामिल किया है। अब आ जाते हैं कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब सड़क गाड़ी चलाने लायक ना हो तो उस पर टोल की वसूली गलत है। जिन हाईवे पर गड्ढे, जाम और बदहाल हालात हैं उस पर टोल नहीं वसूलना चाहिए। जिस NHAI को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वही इससे जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, जिसका आधार था नेशनल हाईवे 544 पर केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश, जिसमें कोर्ट ने एडपल्ली मनुत्थी सेक्शन के खराब हालात के चलते वहां 4 हफ्ते के लिए टोल वसूली पर रोक लगा दी थी और सड़क ठीक करने का आदेश दिया। तब केरल हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी, ये सही है कि हाईवे का उपयोग करने के लिए लोग टोल चार्ज देने को बाध्य हैं, लेकिन NHAI की भी जिम्मेदारी है कि वो या उसके एजेंट बिना बाधा के सुचारू यातायात सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। हाईवे की बदहाली का मामला सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। ABP न्यूज के रिपोर्टर ने देश के अलग अलग इलाकों में मौजूद हाईवे की पड़ताल की। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उससे लग रहा है कि टोल टैक्स के कलेक्शन में भारी कमी आ सकती है। गड्ढों से बेहाल नेशनल हाईवे की ये 4 तस्वीरें हैं। पहली जम्मू की, दूसरी जोधपुर की, तीसरी गुना की, चौथी भरतपुर की। जम्मू और जोधपुर में जहां पर टोल वसूली हो रही है उसके कुछ मीटर के दायरे में हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं गुना और भरतपुर में हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हैं। ये राजमार्ग देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ता है। सुरक्षा के नजरिए से भी ये हाईवे खतरनाक दिखाई देते हैं। इन परेशानियों को पार कर लोग सफर करने को मजबूर हैं। यही वजह है कि जब कोर्ट ने आज टोल पर आदेश दिया तो सड़कों पर चलने वाली देश की
बड़ी आबादी ने इसका समर्थन कर दिया। सर यहाँ पर बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पर सुप्रीम कोर्ट की कोई बात सुनता नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बहुत देर खड़े होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा कहा गया है, रूल्स ऐसे ही हैं, लेकिन क्या है कि ये जितने भी लोग हैं टोल प्लाजा ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है, गाड़ी को पास नहीं होने देते। सर जिन रास्तों पर गड्ढे वहाँ को लिए ही नहीं जाना चाहिए। आपने गड्ढे भरे नहीं जा रहे, बस कलेक्शन करते रहो हर समय पैसे की। सही करा, जहाँ खड्डे हैं चाहे लंबा जाम लगे वहाँ टैक्स लेना गलत है। लोगों की राय आपने जनहित में जान ली है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप को दुनिया भर पर टैरिफ बम फोड़ना और शांति दूत बनने के लिए हर तरह की तिकड़म भिड़ाना शतरंज की उस बाजी की तरह हो गया है जिस पर वो खुद ही मात खाते दिख रहे हैं। ट्रंप की ताकत का गुरूर तोड़ने के लिए, भारत का साथ देने के लिए अब रूस ही नहीं बल्कि चीन भी आ गया है, जो विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत को महसूस करने लगा है। पिछले 48 घंटों में दुनिया भर की निगाहें पहले अमेरिका में लगी हुई थीं, तो अब बारी भारत, रूस और चीन की है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर को बनाते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तिकड़े कि ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली ये सबसे बड़ी त्रिमूर्ति है। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति दूत बनने के अलावा भारत और चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा है, दुनिया के नक्शे पर कई रिश्ते टूट रहे हैं तो कई नए रिश्ते बन रहे हैं। आत्ममुग्ध राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब भारत भी ट्रंप के हर प्रहार का करारा जवाब दे रहा है। पिछले 72 घंटों में ट्रंप के घर जब यूरोपीय देशों का मजमा लगा हुआ था, तब भारत, रूस और चीन के बीच भी रिश्तों की नई रेसिपी तैयार हो रही थी। भारत के पक्के दोस्त रूस ने भारतीय व्यापार जगत के लिए अपने दरवाजे दिल से खोल दिए हैं। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. जाहिर है ट्रंप की धमकी से बेपरवाह भारत सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भारत में चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद रूस पहुंच चुके हैं, जहां उनकी गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि रूस ने भारत को साफ तौर पर ग्लोबल पावर माना है, तो भारत पाकिस्तान के विवाद को द्विपक्षीय बताया है। चीन के साथ भी भारत के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते चीन जा रहे हैं, जहां मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी फिर ट्रंप को आईना दिखाएगी। इस बीच ट्रंप को तनाव देने वाली एक रिसर्च हुई है, जिसमें फिंच कंपनी ने माना है कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर सीमित है। दूसरी ओर ट्रंप को इस वक्त पुतिन की भी टेंशन है कि कैसे बुडापेस्ट में होने वाली संभावित बैठक में उन्हें युद्ध रोकने के लिए राजी किया जाए। किसी भी देश को दादागिरी की आदत नहीं डालनी चाहिए, इस वजह से भी वर्ल्ड ऑर्डर का बदलना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। भूत पर क्यों रिसर्च करना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदुत्व के मिशन पर वो किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मिली है कामयाबी, तमाम मुद्दों पर मैंने उनसे बातचीत की है। सुनिए। दिनों दिन लोकप्रियता के नए नए शिखर पर आगे बढ़ने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा विचित्रा में बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छे हैं, भगवान की बहुत कृपा है, और आपको धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। बाबा बागेश्वर भारत में कुछ और होते हैं, विदेश में जाके तो एकदम स्टाइलिश हो जाते हैं। सुखम चा दुखम चा भवा भवु चा लाभा लाभु जया जयु, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको? फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम गलत नहीं, हम गजबाई हिंद नहीं चाहते, भगवाई हिंद चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते। हम हिंदू उसके राष्ट्र लिए आप क्यों चाहते हैं? बहुत फिर से नए कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं आप? यात्रा कर रहे हैं और फिर करेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। नहीं मानेंगे बाबा? बिल्कुल नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, क्या दिक्कत है? अभी क्यों नहीं चाहिए? भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बांग्लादेश बनेगा? अभी क्या दिक्कत है? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी भी छांगुर बाबा जैसे लोग पैदा हो रहे हैं और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल जाएगा हमारे देश? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह है या फिर पूरी जगह है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे।
लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है ना, हिंदू मुस्लिम हम सिख भी ईसाई यही कह रहे आपस हैं। में है, हम भाई भाई, इस तरह के नारे ये अभी तक नारा पढ़े बहुत गए। पुराना हो गया है। भाई भाई थे, या कुछ लोगों ने हमको भाई हमने भाई समझा, कुछ लोगों ने हमको चारा समझ लिया। अब ये तो धमकी हो गई ना बाबा जी। धमकी नहीं, पूरी धमकी हो कल गई तक आपकी। हिंदू चुप था तो आपको लगता था कि गंगा जमुनी बहुत अच्छा है, आज हिंदू बोलने लगा है तो आप धमकी कहने लगे हो। धमकी तो ये है कि सर से तन जुदा कर देंगे। धमकी तो ये है कि कुछ लोग जो है हमारे तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, और हमारा सपना अद्भुत है, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, धर्म के नाम पर कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है इस देश में, राजनीति के नाम पर कुछ भी चल रहा है। धर्म के नाम पर तो हर जगह कुछ चल रहा है ना बाबा जी। नहीं, राजनीति के नाम पर भी तो चल रहा है, मीडिया के नाम पर भी तो चल रहा है। बस मीडिया के देखने लोग का- अपने में सुधार कर रहे हैं, कथा राजनेता अपने में सुधार करें, वो अपने में भी सुधार करें। हाँ, कथावाचक में हम चाहते हैं हमारे शंकराचार्य कमांड लें, एक बहुत प्रोटोकॉल के साथ में साधु समाज ऐसी बातों को, ऐसी चर्चाओं को, ऐसे विषयों को उल्लेखित करें जिससे धर्मांतरण रोके, भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्रमाता हो, समाज में सुधार हो। कुछ लोग इस बात तोल की मोल के भी तो नहीं बोल रहे हैं ना बाबा जी। वो अपनी अपनी है, सबकी सब प्रकार के लोग हो, सब जगह सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन सबको ध्यान रखी जाने की जरूरत है। हर समाज में और हर वर्ग में और हर मार्ग में सत्य बोलना यदि प्रचारक है तो आपसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं। आप वही न्यूज दिखाते हैं जो सत्य होती है, आप वही बताते हैं जो सच होता है, और सच दिखाना किसी व्यक्ति का सपोर्टर नहीं कहलाता। सच बताना एक सहिष्णुता कहलाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में क्यों साजिश हुई फिर? एक ट्रेंड चलाया गया था, एक थीम चलाई गई थी, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद नाम करके एक शब्द निकाला गया था और उसको एक ब्रांड बनाया गया था कि भगवा आतंकवाद है। आजकल अदालतों में निराकरण तो हो रहा, न्याय की थोड़ा कमी। बहुत अच्छा निराकरण हुआ कि भगवा आतंकवाद नहीं, लेकिन अब हम एक बात कहना चाहें, फिर आतंकवादी कौन? बात अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लास्ट किसने? आपका ये जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, आपको जलन हो रही है? आधी रात का वक्त है। नहीं, मैं सीखना चाहती हूँ ताकि अब हर एक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या हमारे दर्शक रहे, वो भी चाहते हैं ना थोड़े लोकप्रिय हो जाएं। बाबा को हमेशा हम सबने खुश देखा है। बाबा क्या दुखी भी होते हैं, किसी बात पर मायूस होते हैं, उनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता, थोड़ी देर के लिए अपने मन की प्रभाव नहीं दें। होता है तो लगता है कि यहाँ पे कभी नहीं लगता। इस दुनिया में हमने जब शायद कदम रखा होगा तो अपने मन का कुछ हुआ नहीं। हमें कई बार लगता है हम गलत गोले पे ये तो पीके फिल्म वाला डायलॉग आपने दोहरा दिया कि हम गलत गोले पर आ गए हैं। दुख दर्द पीकर और फिर मुस्कुराते फिर रहिए। मुस्कुराते। लोगों को नहीं पता चलने देना है कि क्या दुख यदि दर्द है। पता चल गया तो आपका इंटरव्यू फेल। और आप फेल, आपने पूछा ना क्वेश्चन कि आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है? यही कारण है, दूसरों को नहीं बताना है। नहीं बताना। फिर बता दिया, फिर आपका क्या मतलब? फिर लोग आपको थोड़ी बताएंगे, पता लगे देवी फिर विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। कि बाबा जी का विवाह कब होगा? हमें लगता है इसका उत्तर ना देकर के अब अगली बार जब कभी आप मिलेंगे तो हम सीधा काट देंगे। ये सही है, काट देंगे। आपने लड़की पसंद कर लिया, इसका मतलब ये नहीं, साफ-साफ बिल्कुल नहीं, है। अभी नहीं। लोगों को तो दिखाई पड़ रहा, बाबा गुच्ची का चश्मा लगा रहा है, नॉर्थ फेस की जैकेट पहन रहा है, पर उसके पीछे क्या 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 करने के सपने देखें। तो ठीक है, चश्मा हमने ठीक लगाया, कम से कम हमारी आंखें डबडबाई हुई दिखेंगी। आपकी आंखें डबडबाएंगी? दिखेंगी तो नहीं। मतलब जिस तरह से कभी तुलना करते हैं खुद की, जैसे बाकी लोगों में कंपटीशन होता है, किसकी पिक्चर हिट हुई, किसकी नहीं हुई, बाकी मीडिया चैनल हम में लोग भी पिक्चर वाले नहीं ना। तो बाबाओं में भी होता होगा ना, किस कथावाचक में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो आपके लोग देख के जलते नहीं है बाकी दूसरे बाबा लोग? नहीं, हमारी सबसे बनती है। सबसे बन जाती है। हम ऐसे हैं कि हम गंगा जी ये सही हमारी है। सबसे बनती है और सबसे बहुत प्यारा दोस्ताना है। हम एक बात की कमी महसूस करते हैं कि शिक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशिक्षित हैं। हमने BA भी की, 12वीं भी की, वरना कल के दिन ही कुछ लोग मीम बना के बोलेंगे अनपढ़ बाबा आप ज्ञान देगा पढ़े लिखों को। बाबा तो अभी भी पढ़ते हैं ना? अभी भी एवरीडे पढ़ते हैं और हम आगे PhD की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप PhD की तैयारी कर रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। अब बताएं। हाँ, सब्जेक्ट हम भूतों पे कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भूतों पर PhD कौन करने जाता है? बहुत लोगों ने की है, आप कैसी बात करते हैं? तो आप क्यों जाइए, भूत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए? नहीं, हमको उसको समझना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है इस पर सब्जेक्ट पे। जबरदस्त बात आपने कही है, बहुत धन्यवाद ABP न्यूज से जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।